हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग 29 जनवरी 2024 का जो जेई मेंस का जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड हैं, तो इनमें डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसने पहले क्वेश्चन में बोला है कि ए बॉडी ऑफ मास 100 kg ट्रेवल्ड 10 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ म्यू इक्वल्स टू 0.4 देन वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज। और फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क डन किया गया है वो वर्क डन पूछा है अपने से। ठीक है, तो इसने बोला है कि मोशन इज हैपनिंग इन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस और जी की वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करने की बात की है। ठीक है, चलिए अपने को पता है कि अगर वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन जो है वो क्या होगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि वर्क डन इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कोस थीटा, यही चीज पढ़ के आए थे। क्लियर। और इसने फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन पूछा है। ठीक है, हम लोग फ्रिक्शन फोर्स का वर्क डन निकाल के देखें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा आपका म्यू एम इंटू जी, और जो डिस्प्लेसमेंट दे रखा है वो और इंटू में कोस 180 डिग्री। ये फ्रिक्शन का वर्क डन देख लें। क्लियर। क्योंकि फोर्स जो है अगर मान लो बॉडी मूव करेगी, ये बॉडी अगर मूव कर रही है तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो इधर हो रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल आएगा वो एंगल कितना दे रखा है आपको 180 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है वो कितनी दे रखी है आपको 0.4। मास जो दे रखा है वो दे रखा है आपको 100 और जी की वैल्यू हो गई 10 और डिस्प्लेसमेंट जो दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 10 मीटर। ठीक है, और cos 180 की वैल्यू हो जाएगी -1। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स का वर्क निकाल रहे हैं हम लोग। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ये पॉइंट से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो गया 4 इंटू 000 यानी कि 4000 जूल माइनस का। लेकिन इसने फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन पूछा है तो फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क डन क्या आ जाएगा 400 जूल। क्लियर। क्योंकि ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें क्या दे रखा है कि ए सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 4a यूनिट्स इज प्लेस्ड विद इट्स सेंटर एट ओरिजिन, यानी कि एक स्फीयर दे दिया जिसकी रेडियस जो है वो कितनी दे रखी है आपको 4a। क्लियर। और ये जो पॉइंट दे रखा है इसको इसने दे दिया ओरिजिन। क्लियर। इसने बोला है कि टू चार्जेस -2q एट -5a, 0। तो यानी कि यहां पर जो चार्ज रखा हुआ है वो रखा हुआ -2q इस जगह पर और इसके कोऑर्डिनेट दे दिए -5a, 0। क्लियर। और दूसरा बोला है 5q एट 3a, 0। तो यहां पर आपका आ जाएगा 5q चार्ज जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3a, 0। और आपसे पूछा है कि इफ द फ्लक्स थ्रू द स्फीयर इज xq अपॉन एप्सिलॉन नॉट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें पता है कि किसी भी इनक्लोज सरफेस के अंदर जो फ्लक्स रहता है वो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या रहता है q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर इस चार्ज की बात करें तो ये चार्ज तो आउटसाइड द सरफेस है। ठीक है, तो क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 5q। तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा वो फ्लक्स क्या हो जाएगा फाई इक्वल्स टू 5q डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी कि इसके साथ कंपेयर करके देखें तो जो x की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करें। इसमें क्या दे रखा है कि कंसीडर टू स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं अज्यूमिंग डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी कांस्टेंट। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पानी की जो डेंसिटी है वो क्या कंसीडर करनी है कांस्टेंट। ठीक है, चलिए पहले स्टेटमेंट के ऊपर बात करते हैं कि ए कैपिलरी ट्यूब इज फर्स्ट डिप्ड इन हॉट वाटर एंड देन डिप्ड इन कोल्ड वाटर, द राइज इज हायर इन हॉट वाटर। तो अपने को पता है कि कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड की जो हाइट जो राइज करती है उसका जो फॉर्मूला पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं 2t अपॉन रो इंटू आर इंटू जी। क्लियर। अब अपने को पता है कि इस हाइट की बात कर रहा है ये, और अपने को ये भी पता है कि ये चीज तो क्या हो गई कांस्टेंट और जी की वैल्यू भी क्या हो गई कांस्टेंट।
ठीक है, यानी कि हम यहां से देख सकते हैं कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और T हो गया यहाँ पे क्या, सरफेस टेंशन। अब अपने को सरफेस टेंशन के बारे में आइडिया है कि जैसे जैसे डेंसिटी बढ़ती जाएगी सरफेस टेंशन क्या होगा, ज्यादा होगा, और जैसे 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 डेंसिटी कम होगी सरफेस टेंशन क्या होगा, कम होगा। क्लियर। तो इस केस की बात करें तो यहाँ पे अपने को पता है डेंसिटी ऑफ कोल्ड वाटर जो दे रखी है, डेंसिटी के बारे में बात नहीं कर रहा, इसने डेंसिटी को जो बोला है वो कांस्टेंट बोला है। क्लियर। तो अपने को बात करनी है सिर्फ और सिर्फ सरफेस टेंशन की। ठीक। और सरफेस टेंशन की अगर बात करें तो अपने को पता है कि सरफेस टेंशन जो रहता है ऑफ कोल्ड वाटर वो ग्रेटर देन क्या रहता है, सरफेस टेंशन ऑफ हॉट वाटर। क्लियर। ये चीज दे रखी, ये रहती है हमेशा। अब जिसकी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी उसके लिए हाइट भी क्या हो जाएगी, ज्यादा। इसका मतलब पहले ऑप्शन में क्या दे रखा है, द राइज इज हायर इन हॉट वाटर, तो ये ऑप्शन तो जो है आपका क्या हो गया, गलत। और दूसरे में क्या बोल रखा है, द राइज इज हायर इन कोल्ड वाटर, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2, यहाँ पे क्या दे रखा है, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। इसमें क्या बोल रखा है कि ये पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट यानी कि इनिशियल वेलोसिटी जो दे दी आपको, क्या दे दी, 0, हैविंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन यानी कि जो एक्सेलरेशन जो दे रखा है वो क्या हो गया आपका, कांस्टेंट। ठीक है। फिर इसने बोला है कवर्स डिस्टेंस s1 इन फेस्ट p-1 सेकेंड। तो मोशन की सेकंड इक्वेशन यूज में लेके देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, s1 की वैल्यू जो आएगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, u वाली टर्म तो 0 हो गई, हाफ इंटू ए इंटू टी स्क्वायर यानी कि p-1 का होल स्क्वायर। क्लियर। एंड s2 इन फर्स्ट p सेकेंड यानी कि s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ इंटू ए इंटू पी का होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसने पूछा है देन डिटरमाइन द टाइम फॉर विच डिस्प्लेसमेंट इज s1 प्लस s2। तो s1 प्लस s2 के लिए जो टाइम पूछा इसने, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ इंटू एक्सेलरेशन तो सेम रहेगा इंटू टी स्क्वायर, और हमसे इस t की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर। तो इन दोनों को सोल्व करेंगे अगर, तो s1 प्लस s2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हमें पता है a/2 तो कॉमन आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया, p-1 का होल स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। तो इसको सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2p प्लस p स्क्वायर, और ये वैल्यू उठा के हम लोग यहाँ रख सकते हैं। तो यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/2 इंटू 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a/2 इंटू टी स्क्वायर। a/2 की वैल्यू, ये a/2 से a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो टाइम आया वो टाइम की वैल्यू क्या आई, रूट ऑफ 2p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 की, इसमें दे रखा है द रेशियो ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपने को पता है कि AC इक्वल्स टू जो रहता है वो या तो ओमेगा स्क्वायर R रहता है या फिर क्या रहता है, V स्क्वायर बाई R। ठीक है। इसने बोल रखा मूविंग ऑन दी, यहाँ पे दे रखा है सेम सर्कुलर। ठीक है। सेम सर्कुलर, सेम सर्कुलर का मतलब क्या हो गया, रेडियस जो वो दोनों के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर। तो ये वाली टर्म तो क्या होगी, दोनों के लिए सेम। पाथ, सर्कुलर पाथ इज 3:4। ठीक है। तो यानी कि एक्सेलरेशन ऑफ 1 अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ 2 जो है इसकी वैल्यू क्या दे दी आपको, 3/4 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर डिवाइड बाई r इंटू v2 स्क्वायर डिवाइड बाई r। ये तो दोनों के लिए सेम है, ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल। तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड्स, इनकी स्पीड्स का रेशियो निकालें। तो ये क्या हो जाएगा, v1 बाई v2, दोनों साइड रूट ले लें, तो यहाँ पे तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बच जाएगा, रूट 3/4 यानी कि कितना हो जाएगा, रूट 3:2। v1 रेशियो v2 जो आएगा वो कितना आएगा, रूट 3:2 यानी कि बी ऑप्शन आपका आ जाएगा। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसने बोल रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ ए प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन इज सेम।
ये चीज जो दे रखी है क्या दे रखी है, सेम, यानी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, ये दोनों की सेम दे रखी है। और अपने को पता है वेवलेंथ का जो फॉर्मूला रहता है वो क्या रहता है, लेमडा इक्वल्स टू h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ मास ऑफ द बॉडी इनटू काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। अब ये पता है अपने को कांस्टेंट है और ये भी चीज दोनों के लिए सेम दे रखी है, इसका मतलब ये वाली जो टर्म है ये दोनों के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम दोनों को सोल्व करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। अब हमें इन दोनों चीजों के बारे में पता रहता है, इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहता है और प्रोटॉन का मास क्या रहता है, वो दोनों चीजों के बारे में पता है। तो इसने पूछा है कि देन द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन टू दैट ऑफ प्रोटॉन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये हमें पता है स्टैंडर्ड रिजल्ट रहता है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए सॉरी नहीं ये नहीं होगी, आपका ऑप्शन आ जाएगा बी, इसकी वैल्यू जो रहेगी वो क्या होगी 1835। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रखा है, ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस ऑफ 100 माइक्रोफैराड इज चार्ज्ड विद ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 10 मिली हेनरी, फाइंड द मैक्सिमम करंट थ्रू द इंडक्टर। तो अपने को पता है एनर्जी कंजर्वेशन से हम ये लगा सकते हैं कि पोटेंशियल इसके कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज मैक्सिमम स्टोर होगा या जो एनर्जी स्टोर होगी वो कितनी होगी, हाफ CV²। क्लियर, और ये जब इंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी कंप्लीटली, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ LI²। ठीक है, अपने को पता है ये जो करंट जो रहता है वो क्या रहता है, मैक्सिमम करंट। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ से तो हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, सी की वैल्यू कितनी दे रखी है इन्होंने 100 माइक्रोफैराड, यानी कि 100 इंटू 10⁻⁶ इंटू वोल्टेज कितनी दे रखी है 12, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 144 इक्वल्स टू हाफ L की वैल्यू जो दे रखी 10 मिली हेनरी, यानी कि 10 इंटू 10⁻³ इंटू I²। क्लियर, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 से तो ये कैंसिल हो गया 3, और ये 10 से 10, तो यहाँ पे बच गया 144 इंटू 10⁻² इक्वल्स टू I²। दोनों साइड रूट लें तो 144 का रूट कितना हो जाएगा 12 इंटू 10⁻² का रूट हो गया 10⁻⁻1 इक्वल्स टू I, यानी कि I की वैल्यू जो आएगी वो कितनी हो जाएगी 1.2 एम्पियर। फिर काफी आसान क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कि ए गैस अंडरगोज ए साइक्लिक प्रोसेस ABCA। ठीक है, ABCA ये बता रखा है। तो इसमें पूछा है कि फाइंड द वर्क डन बाय द गैस फ्रॉम ABC। ठीक है, तो ये साइक्लिक प्रोसेस है, लेकिन इसमें अगर हल्का सा दिमाग लगाओ तो आपसे वर्क डन पूछा है AB से A to C, लेकिन अपने को पता है अगर C to A की बात करूं तो C to A तो जो है उसके लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो C से A का वर्क डन तो वैसे भी क्या हो जाएगा 0, तो वर्क डन C to A इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकालते हैं हम लोग, तो वर्क डन निकालने का फॉर्मूला क्या रहता है कि वो एरिया जो इनक्लोज रहता है उस एरिया का, वो जो ग्राफ का जो एरिया रहता है PV ग्राफ का, उस PV ग्राफ का एरिया जो होगा वो किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। तो हम इसका एरिया निकाल लें। अब ये ट्रायंगल दिख रही है तो एरिया क्या हो जाएगा, वर्क डन कहां से कहां तक A to B to C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एरिया। तो एरिया ये ट्रायंगल दिख रही है तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस। अब यहां पर एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना है, वो क्या है कि प्रेशर जो दे रखा है वो डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, और वॉल्यूम जो दे रखी है वो किस में दे रखी है, मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसका बेस देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम जो है वो कितनी है 3 से 7 तक, यानी कि ये बेस तो हो गया, कितना हो गया इसका 4, इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हाइट कहां से कहां तक हो गई 4000 से 8000 तक, तो ये कितना हो गया 4000, लेकिन ये किस में दे रखा है डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, लेकिन इसको CGS को हमें MGS में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो डायन को न्यूटन में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁵, और अपॉन में सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
10⁻⁴ 10⁻⁵ अपॉन 10⁻⁴। तो ये कैंसिल होके कितना हो गया यहाँ पे 1। तो इसको सोल्व करें तो ये कितना हो गया 2, 4000 इंटू 2 कितना हो गया 8000, और 8000 के ये हो जाएगा -1 हाफ 4, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा आपका 8000 इंटू 10⁻⁻1 यानी कि 800 जूल, ये आना चाहिए। और यहाँ ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको 1800, 1200, 3600 और 600। तो इसमें तो कैलकुलेशन वगैरह देखी जाए तो हाफ इंटू बेस ये हो गया 4, और हाइट जो थी वो हो गई आपकी 4000, ठीक है। तो इसमें 800 जूल ही होगा, और इसमें हो सकता है मे भी कोई मिसप्रिंट हो रखा हो, तो इसको चेक कर लेंगे आप लोग एक बार, ठीक है। क्लियर, चलिए। इसमें मेरे हिसाब से ये शायद 1 नहीं आ रखा होगा, हो सकता है 800 जूल अकेला दे रखा हो, ठीक है। तो ये आपका 800 जूल क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो इसमें बोल रखा है कि इफ इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू ए कंडक्टर वेरीज विद टाइम एज I इक्वल्स टू I0 प्लस बीटा टी, वेयर I0 इक्वल्स टू 20 एम्पियर एंड बीटा की वैल्यू दे रखी है 3 एम्पियर पर सेकेंड, देन फाइंड चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन फर्स्ट 10 सेकेंड। तो अपने को पता है जो करंट जो दे रखा है I इक्वल्स टू, उसकी वैल्यू क्या हो गई I0 यानी कि 20 प्लस बीटा इंटू टी यानी कि 3 इंटू टी। अब अपने को पता है करंट को हम लोग क्या लिख सकते थे I इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी टी इक्वल्स टू क्या हो गया 20 प्लस 3t। हमसे चार्ज पूछा है तो इसको सोल्व करें तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 20 प्लस 3t इंटू डी टी, और दोनों साइड क्या कर दें इसका इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक बात की इसने 0 से 10 सेकेंड तक की बात की, क्लियर। तो जो चार्ज ट्रांसफर आएगा Q इक्वल्स टू कितना हो गया आपका 20t प्लस 3t² बाई 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी 0 से 10 तक। तो लोअर लिमिट लगाने की जरूरत है नहीं, लोअर लिमिट 0 दे रखी है और कंप्लीट दोनों टर्म में t आ रखा है, तो लोअर लिमिट लगाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0। तो इसको सोल्व करें तो चार्ज इक्वल्स टू क्या हो गया 20 इंटू 10 प्लस 3 इंटू 100 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया आपका 300 डिवाइड बाई 2 150, 150 प्लस 200, तो क्यू चार्ज जो है वो कितना आया 350 कूलम, ठीक है। तो ऑप्शन आ जाएगा आपका डी, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, विद ए बैटरी ऑफ 9 वोल्ट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम इन स्टेडी स्टेट। तो इसने सबसे पहली चीज तो ये ध्यान रखेंगे स्टेडी स्टेट का नाम लिया है, और बोला कि फाइंड एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटर C इक्वल्स टू 4 माइक्रोफेरेड H ओम एट स्टेडी स्टेट करंट डिवाइडेड सिमेट्रिकली। अब सिमेट्रिकली बोला है यानी कि ये 16 ओम को कुछ ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये ओपन सर्किट है इसने स्टेडी स्टेट की बात की है तो इसको हम लोग क्या कंसीडर करेंगे ओपन सर्किट। तो ये 16 ओम जो है वो जहां तक मुझे आइडिया है मेरे हिसाब से 4 ओम रेजिस्टेंस जो है यहां होना चाहिए, 4 ओम इधर होना चाहिए, इस वायर की रेजिस्टेंस भी 4 ओम होनी चाहिए, और यहाँ वाला जो ये पोर्शन है इसकी रेजिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए 4 ओम। क्योंकि जैसे ही ये ओपन सर्किट होगा तो जो करंट यहाँ से फ्लो करके यहाँ जाएगा इधर, उतना ही करंट इसने नहीं, यहाँ से तो ऐसे तो पॉसिबल नहीं है एट स्टेडी स्टेट करंट डिवाइडेड सिमेट्रिकली। मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग गई है। इसमें अगर दोनों को एक साथ करके देखें एनर्जी, तो अगर इधर की रेजिस्टेंस कितनी लें 8 ओम और इधर की रेजिस्टेंस भी कितनी ले लें 8 ओम, क्लियर। तो अगर इसको सोल्व करें तो ओपन सर्किट के केस में क्या आएगा, ये दोनों तो पैरेलल में आ गए तो इनकी रेजिस्टेंस हो गई 4 ओम, और ये इसके साथ सीरीज में आ गया तो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी 5 ओम। तो आर इक्विवेलेंट जो आई वो कितनी हो जाएगी 5 ओम। अब आर इक्विवेलेंट 5 ओम हो गई तो करंट जो आएगा इसमें कितना हो जाएगा I इक्वल्स टू V बाई आर यानी कि 9/5 यानी कि हो जाएगा 1.8 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं 1.8 एम्पियर, क्लियर।
अब ये 1.8 एम्पियर दोनों हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाती है, इसमें हो जाती है 0.9 एम्पियर और इसमें भी कितनी आएगी 0.9 एम्पियर। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर इस जगह का पोटेंशियल 0 वोल्ट कंसीडर किया जाए तो यहाँ का पोटेंशियल कितना हो गया 9 वोल्ट, तो इस जगह का ही पोटेंशियल कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। तो यहाँ का पोटेंशियल अगर देखें तो यहाँ का पोटेंशियल हो जाएगा 8 इंटू 0.9, 8 इंटू 0.9 यानी कि 7.2। तो यहाँ का पोटेंशियल हो गया 1.8। ठीक है, नहीं 1.8 नहीं, सॉरी 0.8, यहाँ का पोटेंशियल ये हो गया। अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आया वो कितना आया 8.2, एम आई राइट, 98/72, 1.8 ही आएगा यहाँ का पोटेंशियल। जो आएगा वो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ का जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा 1.8। ठीक है, तो 1.8 आया तो जो पोटेंशियल, अब इसमें एनर्जी पूछी है तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया हाफ इंटू सी की वैल्यू कितनी होगी अपने पास 4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू वी स्क्वायर, यानी कि 9 वोल्ट माइनस 1.8 वोल्ट। तो 1.8 वोल्ट ये हो जाएगा आपका कितना 7.2, तो 7.2 का होल स्क्वायर। क्लियर, तो इसको सोल्व करेंगे 2 से, 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हो गया 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 7.2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 7.2 का होल स्क्वायर करेंगे तो अपन अप्रोक्स आएगा 51 के आसपास, और 51 इंटू 2 हो जाएगा ये अप्रोक्स इसका आंसर आना चाहिए ये। ठीक है, 103.68, और एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, 103.68 माइक्रोजूल, बिल्कुल सही है ये। तो क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दे रखा है बाई कॉन्वेक्स लेंस, मतलब ये रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है इसका 1.5, और फोकल लेंथ कितनी रखी है 20 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है कि फोकल लेंथ नहीं बतानी कब, जब हम इसको इस मीडियम में रख देंगे। 1.6 जो है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप क्या कहेंगे कि सर हम जानते हैं कि फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/f इजिकल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। हमें पता है कि फोकल लेंथ कितनी रखी है पहले 20 सेंटीमीटर, म्यू क्या था 1.5 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, ये क्या बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। फिर बात करते हैं नई फोकल लेंथ जो निकालना चाहते हैं उसको अपन एफ डैश मान लेते हैं। हमने मीडियम में इसकी एंट्री करवा दी तो मीडियम का म्यू डिवाइड में आ जाएगा 1/6 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, हमें फोकल लेंथ मिल जाएगी किसकी नई मीडियम के अंदर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है केटीजी का। 1 ग्राम अपने पास हाइड्रोजन है और 1 ग्राम ऑक्सीजन है, और हमसे पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन प्रेशर एंड ऑक्सीजन प्रेशर। कंटेनर के अंदर ही होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे करें, हम जानते हैं कि पीवी इक्वल टू एनआरटी से अगर हम देखें तो कंटेनर का वॉल्यूम फिक्स मान लेते हैं अपन। तो यहां पर वी कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, टी कांस्टेंट, तो P प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया N, मतलब P1/P2 जो आएगा, मैं कहूँगी P1 में हाइड्रोजन के लिए बोल रहा हूँ और P2 में ऑक्सीजन के लिए बोल रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा N1/N2, और मोल अपन निकालना जानते ही है यहाँ पर। तो N1/N2 करोगे तो 1/2 तो ये बन जाएगा और ये बनेगा 1/32, तो इसका आंसर आ जाएगा 16:1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमें दे रखा है पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है, उसका फंक्शन गिवन है अपन को, और हमसे पूछा गया है कि जब x की वैल्यू 6 है तब जो फोर्स आएगा ना उस फोर्स की वैल्यू अगर p न्यूटन है, p कोई कांस्टेंट होगा, और हमसे p की वैल्यू भी पूछी है, तो हम जानते हैं कि f जो होता है वो क्या होता है -du/dx, लेकिन यहाँ पे u सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, तो हमें इसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा f इक्वल टू माइनस डेल ऑपरेटर इंटू यू। अब डेल ऑपरेटर क्या होता है उसकी बात अपन करते हैं। डेल ऑपरेटर अपन को पता है पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x,
पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y और पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z। ठीक है, तो हम लोग इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी चाहिए। f बराबर क्या मिलेगा, माइनस इसके आगे चल रहा है u का जो फंक्शन आपको गिवन है, इसका हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है, एक बार x के रिस्पेक्ट में, एक बार y के, एक बार z के। तो जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये और ये तो कांस्टेंट है, ये तो उड़ जाएंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, 2 आगे आएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये 3x। ठीक है, आई कैप प्लस y के रिस्पेक्ट में करेंगे, ये कांस्टेंट है, ये उड़ जाएगा, z भी कांस्टेंट है, ये उड़ जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 5, तो 5j कैप। फिर बात करते हैं z के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट ये कांस्टेंट दोनों उड़ जाएंगे और इससे आ जाएगा 6k कैप। अब हमें सिंपल सिर्फ इतना ही करना है कि x बराबर पुट करना है 6, जो यहाँ पे दे भी रखा है, x बराबर 6 यहाँ पुट करोगे और यहाँ से आप क्या निकालोगे, फोर्स कितना जाएगा, -18 आई कैप, 5 जे कैप और 6k कैप। हमें इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है और इसके बराबर कर देना है p × n के, और से किसकी वैल्यू मिल जाएगी अपन को, p की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास स्टेप्स वाला है, ये 2D का क्वेश्चन है प्रोजेक्टाइल मोशन का, लेकिन थोड़ा सा इसमें मुझे शायद लगता है कि हो सकता है बच्चे ने डायग्राम नहीं बताया हो, इसमें डायग्राम भी आएगा, या जैसे पॉइंट ओ की बात कर रहा है, तो पॉइंट ओ यहाँ पर गिवन नहीं है अपन को। चलो फिर भी मैं इतना बता सकता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको कुछ इस तरीके से करना होता है कि जैसे स्टेप वाला क्वेश्चन होता है ना, ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 और 5 स्टेप्स हो गई है। यहाँ से आप किसी बॉल को फेंकते हो हॉरिजॉन्टली, तो ये बॉल जो है वो ऐसे इस पर टकराती है, मिनिमम स्पीड पूछता है इसमें। तो आपको हर एक स्टेप की, अगर जैसे मान लेते हैं कि ये हाइट दे रखी है h, ये हाइट क्या दे रखी है, सारी की सारी h हाइट है, ये h डैश मान लीजिएगा। ठीक है, और मैं कहूँ कि ये जो लेंथ आपको क्या दे रखी है, L1 या LL मान लेते हैं, सारी सेम से मान लेते हैं। ठीक है, तो अपने लिए ध्यान से देखें तो ऐसे लग रहा है कि हाइट से प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता था ना, उसका क्वेश्चन है ये। तो हम लोग इसको ऐसे फेंकेंगे तो ये टोटल हाइट क्या बन जाएगी, h बराबर 4h डैश बन जाएगी, और ये क्या बन जाएगी, रेंज अपनी 4L बन जाएगी। और अपन जो फॉर्मूला जानते ही हैं, R बराबर U2h/g, ये लगा सकते हैं। मतलब कुछ ऐसा बेस क्वेश्चन है, लेकिन जो है यहाँ पर अपन ध्यान से देखें कि कुछ क्लियरिटी नहीं है ढंग से, तो क्वेश्चन में एग्जैक्टली किस तरह का क्वेश्चन था वो अपन को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है, लेकिन कुछ इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है जो कि बेहद ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में अपन से बोला गया कि ये इलेक्ट्रॉन है और वो मूव कर रहा है 1 की स्पीड से। ठीक है, 1 मीटर दूर है, किससे, एक सीट से, चार्ज सीट है उससे 1 मीटर दूर है वो। तो हमसे पूछा गया कि 1 सेकंड के बाद में वो सीट से टकराए, तो हमसे पूछा गया सिग्मा की वैल्यू क्या होगी। देखो ऐसा है, ये कोई इनफाइनाइट सीट है, ठीक है सर, हमने इसको क्या कर रखा है, चार्ज भी कर रखा है, और इससे हम कुछ दूरी पे जा रहे हैं, यहाँ पर 1 मीटर दूरी पर है। यहाँ से हमने एक इलेक्ट्रॉन को इधर फेंका है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज 1 मीटर पर सेकेंड से ही फेंका है इसको, स्पीड भी दे रखी है। तो हमको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर की तरफ आएगा, E बराबर σ/2ε0, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पर उल्टी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर फोर्स लगेगा इस पर QE, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उल्टा लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, तो पहले डीएक्सेलरेट होगा, फिर वापस यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, पलट के दोबारा से आएगा। तो हमसे पूछा गया कि इस सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या लगा सकते हैं, S बराबर UT प्लस हाफ इट स्क्वायर लगा सकते हैं इसके अंदर, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब ये ऐसे आगे जाके वापस आएगा ना, तो डिस्प्लेसमेंट तो इतना ही हुआ, तो मैं इधर प्लस मान लूँ इधर माइनस मान लूँ, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, -1। U कितना है 1, टाइम कितना 1 सेकेंड दे रखा है, ये देखिए, और -1/2, ये क्या बनेगा QE/m, और साथ में t²। तो हमें यहाँ पर t की वैल्यू दे रखी है, Q की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन की मास जानते हैं, E ये हो गया, E के अंदर सिग्मा निकालना था, उसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का आसान सा प्रश्न। उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन में। हमसे बोला गया कि कॉन्वेक्स मिरर जो है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है और
इमेज जो है वो हाफ बन रही है ऑब्जेक्ट की, तो मैग्निफिकेशन दे रखा है। हमसे पूछा गया कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी होगी। बहुत आसान क्वेश्चन, अगेन रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है ये। तो आप क्या कहेंगे कि सर इसमें मैग्निफिकेशन जो है हमें पता भी होता है कि जो मिरर के लिए हम क्या पढ़ते हैं, -v/u इज इक्वल टू HI/HO, और ये अपन ने दे कितना रखा है, हाफ। क्वेश्चन में बोला है साफ साफ। और हम जानते हैं कि हम इस लेंस के लिए बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता है कि फोकल लेंथ इसकी क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इन दोनों फॉर्मूलों से या दोनों इक्वेशन से हम लोग इजीली v भी निकाल सकते हैं, u भी निकाल सकते हैं। फोकल लेंथ इससे आ जाएगी और वो क्या आ जाएगी, r/2 करने से। r आपको दे रखा है लेकिन प्लस में आएगी। ओके, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजी सा है, सिर्फ दो इक्वेशंस बनानी है और सोल्व करना है। आपको v चाहिए तो v निकाल सकते हो, u चाहिए तो u निकाल सकते हो। आपसे इसने u पूछा है तो u भी आपका यहां से आ जाएगा। अगला प्रश्न, डायोड, जीना डायोड जो हम क्लास में बोलते भी रहते हैं कि इसका क्वेश्चन आता ही आता है जनरली, तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है और वही क्वेश्चन है जो क्लासों में करवाया भी जाता है। ठीक है, तो आपको क्या दे रखा है कि 10 वोल्ट जो है इसका वोल्टेज है बैटरी का, जो यहाँ पे लगा रखी है। 1 किलो ओम और 2 किलो ओम के रेजिस्टेंस भी दिखा रखे हैं। जीना डायोड जो है वो कितना कांस्टेंट वोल्टेज देगा, 3 वोल्ट। तो हमें पता है कि ये इसके पैरेलल रहेगा तो इस पर 3 वोल्ट आ जाएगा। तो आप इससे करंट कैसे निकाल सकते हैं, इस करंट को मान लेते हैं I1 बोल दो आप। तो I1 क्या आ जाएगा, V/R। V कितना है 3 और R कितना है 2 किलो हो गया, कितना 10 की पावर 3। तो अपन बोल सकते हैं ये हो जाएगा 1.5 मिली एम्पियर करंट जो है वो इसमें जा रही है। अब हमें पता है कि 3 वोल्ट तो इस पे आ गया, तो बचा हुआ 7 वोल्ट कहाँ गया होगा, इसके ऊपर। 7 वोल्ट इसके ऊपर है तो 7 वोल्ट इस पे है, तो इसमें करंट क्या बोलोगे आप, मेन सप्लाई करंट I मान लेते हैं। तो I क्या आ जाएगा, V/R। तो V कितना है 7 और R कितना है इसका 1 किलो 10 की पावर 3। तो आप बोलेंगे इसको 7 मिली एम्पियर। अब आपको पता है कि इसमें करंट 7 आई है और 1.5 यहाँ चली गई, तो बची कुछ किस में जाएगी, डायोड से। तो इसमें से आपको सिंपल ये माइनस करनी है और जो बची हुई करंट है वो डायोड से भेजनी है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं सर यहाँ पे हम डायोड से करंट निकाल लेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न। उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है, ये गैल्वेनोमीटर पर बेस्ड है। अगेन बहुत ही आसान सा प्रश्न। हमें मेन सप्लाई करंट दे रखी है और हमसे ये भी बोला गया है कि जो शंट रेजिस्टेंस है वो अपन को फाइंड आउट करना है। ये देखो शंट की वैल्यू निकालनी है, तो ये एस की वैल्यू हम चाहते हैं। इसमें कितनी करंट जा रही है गैल्वेनोमीटर से, 3 मिली एम्पियर, ऐसा अपन को दे रखा है देखिए। और हम जानते हैं कि 10 ओम जो रेजिस्टेंस है वो किसका है, गैल्वेनोमीटर का, इसका 10 ओम भी है। अब दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या सेम होता है, वोल्टेज। तो 8 से 3 से चली जाएगी तो इसमें कितनी करंट जाएगी, बची कुछ इसी में जाएगी ना, 8 - 3 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर, ये करंट इसमें जाएगी। तो पैरेलल में आप वोल्टेज सेम कर दो। वोल्टेज में क्या बोलोगे, V = IR। तो R तो ऐसी है और I क्या बनेगा, 8 - 3 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 10, यहां पर आ जाएगा 3 10 की पावर -3। आप यहाँ पे इसको नेगलेक्ट भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू ना, 8 में से बहुत छोटी वैल्यू माइनस होगी, तो आप इसको नेगलेक्ट की तरफ ले जाए तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 डिवाइड बाई 8, 3 इंटू 10 की पावर -3। इसको सोल्व कर लें, आपका रेजिस्टेंस ओम में आ जाएगा, शंट रेजिस्टेंस लगभग इससे आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था ये। उसके बाद में आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है किस पर, एरर वाला क्वेश्चन है। और एरर के लिए भी बात हमेशा क्लासों में होती है कि सर क्वेश्चन अपन को मिलता ही मिलता है। तो देख लीजिए आपके सामने एरर का क्वेश्चन है जिसमें वोल्टेज आपको ये दे रखा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, किसके ऊपर, एक रेजिस्टेंस के ऊपर ये बात की जा रही है। वोल्टेज अप्लाई दे रखा, करंट जो है उसमें एरर पूछा है, परसेंटेज एरर पूछा है। तो हम जानते हैं कि V = IR, उसके हिसाब से अगर दिमाग लगाएं तो हमें पता है कि करंट निकालने के लिए हम क्या बोलेंगे, V/R बोलेंगे। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा I/I इज इक्वल टू डेल्टा V/V प्लस डेल्टा R/R, और आगे क्या लगा दें इसके, प्लस माइनस। डेल्टा V ये रहा, डेल्टा R ये रहा, V ये रहा, R ये रहा, सब कुछ गिवन है। आपको दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करना है बस। ठीक है, तो डेल्टा I/I इंटू 100 इज इक्वल टू
प्लस माइनस डेल्टा वी या बटे वी प्लस डेल्टा आर बाई आर इंटू 100। सारे डाटा गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, सब गिवन है आपको, ठीक है। आपको सिंपल इनकी वैल्यू पुट करनी है और परसेंटेज एरर निकाल लेनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। जो एक क्वेश्चन दे रखा था उसमें हम देख रहे हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक का क्वेश्चन है और पूछा गया है कि एनर्जियों का रेशियो पूछा है, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी, ठीक है। ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है, क्योंकि आप जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, एसएसएम के अंदर हम पढ़ते हैं 1/2 KA² माइनस x², ये काइनेटिक एनर्जी होती है। और पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी तो पूछा ही नहीं, तो वो क्यों निकाले, हमें टोटल एनर्जी की बात की गई है और टोटल एनर्जी कितनी है, ½ KA²। तो हमसे बोला गया कि काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड करना है टोटल एनर्जी का, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाई टोटल एनर्जी, ठीक है, इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल, k से k कैंसिल, तो ये आ जाएगा A² माइनस x² बाई A², ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि A² माइनस x², x के लिए क्या दे रखी है अपन को, A/3 का स्क्वायर बाई A², तो ये आ जाएगा 8/9, क्योंकि यहाँ पर 1/9 बन जाएगा, तो सॉरी A²/9 बन जाएगा, फिर यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो 8/9 मिल जाएगा, A² से स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो ये दे भी रखा अपना फर्स्ट ऑप्शन। तो सारे चैप्टरों से क्वेश्चन अपन को मिल रहे हैं, तो कंक्लूजन अगर इसमें निकाले अपन अभी तक तो देख सकते हैं कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा मिल रहे हैं, बस अपन से सिली मिस्टेक्स ना हो। ओके।